बलबीरपुर से सांसद तक का सफ़र कैसे तय हुआ? आम तौर से अगर मैं कहूँ तो राजनीति मेरी बहुत कोई रुचि नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने ऊंचे पद पे आप जाएंगे? राजनीति में हम भले नहीं थे, लेकिन हमारा परिवार सामाजिक रूप से सदैव सक्रिय रहा। आपके पिताजी प्रधान के साथ पहलवान भी थे और वो शौक आपके अंदर भी है आज भी। वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी किया है और स्टेट लेवल पर भी कुछ गेम्स में मैं गया हूँ। और ये कौन सा किस्सा था, 12 साल की उम्र में अपने से ज़्यादा उम्र के पहलवान को आपने पटक दिया था? किसी ने चैलेंज किया, चैलेंज को मैं हमेशा सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपकी अमित शाह जी से कब मुलाकात हुई पहली बार? उन्होंने जो मेरी उनसे पहला जो संवाद हुआ था तो मैंने उनको नमस्कार किया और कहा मैंने कि सर मैं अजय मिश्रा। अच्छा, टैनी नाम किसने दिया? लोगों के मन की बात है, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मैं अजय मिश्रा अपने को बताता हूँ, मेरा नाम है भाई टैनी, हमारे घर का नाम है। 2012 में निघासन से विधायक बनने के बाद आपकी राजनीतिक रणनीति में क्या बदलाव आया? मैं ये हमेशा कहता था कि उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार हो, निघासन में सरकार हमारी ही चलेगी। उस टाइम आपके पास ऑप्शन और भी तो थे, सपा था, कांग्रेस था, बसपा था, बीजेपी ज्वाइन करने का क्या रीजन? देखिए ऐसा ना, बीजेपी हमने ज्वाइन नहीं की है, बीजेपी हमारे खून में, हम किसी कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए। कभी ऐसा डर तो महसूस नहीं होता कि टिकट कट जाएगा? ऐसा डर लेके मैं पैदा ही नहीं हुआ जी। डर जो है वो मुझसे खुद डरता है। योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, दोनों में सख्त कौन है ज़्यादा? वो सांसद के रूप में जो उनकी पहचान थी वो मुझे मालूम। आप आज भी मानते हैं कि आपके बेटे निर्दोष थे उसमें? देखिए अभी ये बिल्कुल निश्चित रूप से सारी चीज़ें हैं जी। और अभी चूंकि मामला भी कोर्ट में है। ये बात क्या सच है कि आपने प्रधानमंत्री जी से खुद अपने इस्तीफे की बात कही? देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो तो पार्टी के लेवल पर हैं, हमसे तो अगर कोई जरा सा भी कहता, हम लोग तो अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। जी। हमारी पार्टी जब भी कहती तो हम तुरंत इस्तीफा देते ही, हम लोगों को ये पद से चिपक के रहने की आदत नहीं। अच्छा, मीडिया से आपको क्या नाराज़गी है? मीडिया को मुझे कोई नाराज़गी नहीं, चोर कह देते हैं। झूठे जब शोर मचाते हैं सच्चे चुप हो जाते हैं, सच्चे जब चुप हो जाते हैं झूठे खुश हो जाते हैं। झूठे को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, वो क्या जाने सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। अच्छा, राकेश टिकैत जी से आपको क्या समस्या है? आपने बोला 2 कौड़ी के इंसान। राकेश टिकैत को तो देखिए मैं ना जानता हूँ, ना मैं कभी व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, और जो मेरे मन में उनकी छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज़ और आपकी आई थी, आपने बोला था किसानों सुधर जाओ 2 मिनट लगेगा। किसानों कह ही नहीं सकता, मुझसे बड़े किसान राकेश टिकैत थोड़े ना। जी। राकेश टिकैत के पास जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है। भविष्य में लखीमपुर को लेके आपकी क्या परियोजनाएं हैं? तो वो देखो सांसद है, वो भी बेचारा अपना कोशिश कर रहा है। ये सारे लोग जो जिस पद पर आता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो कोशिश कर रहे होंगे, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि राहुल गांधी के विषय में हम क्या, कोई नहीं कुछ सोचता है, हम कुछ। आप संविधान की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां देखिए सीमित हैं, राज्यों और केंद्र सरकार की सारी सरकारी नौकरी मिला लीजिए तो 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं, अभी एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है ईडी का उपयोग जो है ज़्यादा करती है, कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलता है तो ईडी को उसके घर पे भेज देती है। कि उनको किसी ने कोर्ट जाने से मना नहीं किया, वो वक्फ के लिए कोर्ट जा सकते हैं, 3 तलाक के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर बीजेपी का कोई नेता ऐसा है जिस पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव जी कहाँ से आ गई इतनी संपत्ति, कौन सी ऐसी चीज़ बुआई कर दी कि सोना चांदी पैदा हो गया? कितनी ज़मीन थी उनकी और क्या व्यापार है उनके पास? अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या था? कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार का अंतहीन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मिलौर शो पे, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्रीमान अजय मिश्र टैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि बलबीरपुर से सांसद तक का सफ़र कैसे तय हुआ? कितना संघर्षपूर्ण था ये, या चुनौतीपूर्ण कितना रहा है आपके लिए? देखिए मूल रूप से हम कानपुर के रहने वाले हैं जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई सारी कानपुर में ही हुई। वहीं से मैंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीएससी किया और उसके बाद एलएलबी किया, और बीएनएसडी इंटर कॉलेज से मैं 6 से 12 तक की शिक्षा मेरी वहाँ पर हुई, इंटरमीडिएट तक। जी। और आम तौर से अगर मैं कहूँ
तो राजनीति में मेरी बहुत कोई रुचि नहीं रही शुरुआत से ही। मैं काफ़ी बाद में राजनीति में आया और अपने व्यवसाय दूसरे कामों में उसमें मैं व्यस्त रहा। लेकिन जब मैं राजनीति में आया तो मैंने जिला सहकारी बैंक से शुरुआत की थी। तो मैं पहली बार में ही जिला सहकारी बैंक का निर्विरोध संचालक और निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। ये किस सन की बात थी सर? ये 99 की। 99 की जी। और उसके बाद 2005 में मैं बहुत बड़े बहुमत के साथ भारी अंतर से जिला पंचायत का सदस्य चुना गया। उसके बाद 2012 में मैं विधायक चुना गया निघासन विधानसभा क्षेत्र से। 2014 में लोकसभा, फिर 2019 में लोकसभा और 2021 में मैं गृह राज्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने मुझे अवसर दिया। माननीय अमित शाह जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इतना बड़ा सफ़र था, क्या आपने कभी सोचा था कि इतने ऊंचे पद पे आप जाएंगे देखिए, और हमारा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे? एक गृह राज्य मंत्री बहुत अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, हमारा जो शुरुआती दौर है, मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अपने समय में अच्छा छात्र रहा हूँ और उसके बाद भी मेरी राजनीति में किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी। मैं अपने व्यवसाय में वो था, लेकिन फिर अचानक राजनीति का मन बना लखीमपुर आने के बाद। लखीमपुर में 86 के बाद मैं यहाँ पर रहा। फिर धीरे धीरे मेरा यहाँ पर मन राजनीति में हुआ और इस तरह से ये राजनीतिक सफ़र हमारा शुरू हुआ। लेकिन ये था कि राजनीति में हम भले नहीं थे, लेकिन हमारा परिवार सामाजिक रूप से सदैव सक्रिय रहा। हमारे पिताजी रहे हों या परिवार के दूसरे सदस्य रहे जी, तो हमारे यहाँ हमेशा लोगों का काम काज को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनका समाधान कैसे किया जाए, ऐसे निरंतर हम लोग काम करते रहते थे। आपके पिताजी प्रधान भी थे? हाँ, ग्राम प्रधान तो सामान्य बात है, लेकिन जी। वो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। आसपास एक गांव की बात नहीं थी, 10, 20, 50 गांवों तक के लोग उनके पास रोजीना आते थे। रोज़ सैकड़ों लोगों की भीड़ होती थी। मैं राजनीति में नहीं था उससे पहले से, मेरे पास भी जब पिताजी के बाद मैंने देखना शुरू किया तो मेरे साथ भी उसी तरह सा था। और राजनीति में फिर आना हुआ तो राजनीति में लोगों ने हाथों हाथ लिया और अवसर दिया। आपके पिताजी प्रधान के साथ पहलवान भी थे? हाँ, मतलब उनको शौक था। वो कुश्ती मतलब शौकिया लड़ते थे, प्रोफेशनल कुश्ती नहीं और लड़ते। वो शौक आपके अंदर भी है आज भी? हाँ, पहलवानी मैं का तो शौक। शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा। वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी किया है और स्टेट लेवल पर भी कुछ गेम्स में मैं गया हूँ। एक किस्सा है आपका, कानपुर में आपने एक ओवर में 3 विकेट लिए थे। फिर उसके बाद आपको कहा जाने लगा कानपुर का फास्ट बॉलर। क्या किस्सा था वो? देखिए, वो असल में ऐसा था कि हम लोग एक तो यूनिवर्सिटी से मैं जब खेला तो क्राइस्ट चर्च कॉलेज की टीम से खेलता था और फिर यूनिवर्सिटी की टीम में भी हमारा सिलेक्शन हुआ। वहाँ कानपुर में हमारे यहाँ एक TDS ग्राउंड है कानपुर क्लब के पास, तो वहाँ क्रिकेट का हर संडे को मैच होता था। बाउंसर मारते थे आप? हाँ, नहीं, बाउंसर में दूसरी बाल है, वो तो स्वाभाविक रूप से एक ही बाल नहीं होती है। जब खेल होता है तो जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उस हिसाब से बॉलिंग होती है। तो उसी दृष्टि से हर संडे को एक मैच होता था, तय होता था। तो वहाँ काफ़ी लोग होते थे, उत्साह रहता था लोगों को और हम लोगों का भी था कि रोज़ वो हर संडे को होता था तो उसका इंतज़ार भी रहता था। और ये कौन सा किस्सा था, 12 साल की उम्र में अपने से ज़्यादा उम्र के पहलवान को आपने पटक दिया था? तो उस समय ऐसा ना कि वो कुछ ऐसा नहीं था, कोई कुश्ती की कोई प्रैक्टिस वगैरह ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस को स्वीकार करने में मुझे मज़ा आता है। तो किसी अपने ने से ज़्यादा उम्र के पहलवान को पटक दिया किसी ने चैलेंज किया तो चैलेंज को मैं हमेशा सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो अब वो ये मेरा पहलवान स्वभाव है कि है। नहीं इस समय? नहीं, अभी तो अब पता नहीं कहाँ है। अब तो मेरा इधर कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई काफ़ी समय से। लेकिन ये है कि ये जो स्वभावगत है बात, ये बचपन से ही मेरे स्वभाव में रहा है। तो और वो है, वो अभी आज भी है। एक चीज़ और पता चली, शुरुआत से ही आप सामाजिक जुड़े रहे। गांव में मंदिर बनना था, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना था। 15 साल की उम्र में आपने चंदा इकट्ठा कर दिया, वो क्या किस्सा था? ऐसा था कि शुरुआत से, जैसे मैंने कहा कि मेरा परिवार ही सामाजिक परिवार था और राजनीतिक रूप से हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे।
भारतीय जनता पार्टी में भी वो काम करते थे। उस दृष्टि से हम सब लोगों के अंदर स्वभावगत स्वयंसेवक की एक जो काम करने की तरीके होते हैं वो भी थे, और और सामाजिक दृष्टि से जो ऐसे काम आते थे वो मैं करता था। मैंने अपने छात्र जीवन में भी जो नेहरू युवा केंद्र चलते हैं जी। उसका मैंने यहाँ से यहाँ पर उसको खड़ा किया। उसका एक चेतना क्लब होता है, फिर वो क्लब भी हमने बनाया। यंग टाइगर्स एक क्लब मैंने बनाया अपने बचपन में ही, छात्र जीवन में। अच्छा, छात्र जीवन में। हाँ, उससे में यंग टाइगर्स के माध्यम से सड़कों को और श्रमदान होता है गाँवों में या दूसरी जगहों पर, वो हम लोगों ने करके रास्तों को ठीक करना। अभी तो जैसे मोदी जी की सरकार में आने के बाद, जब से भाजपा की सरकार आई या अटल जी की सरकार रही तो सड़कें बनी, तो अब तो सड़कों का वैसा मामला नहीं रहा, नहीं तो उस समय श्रमदान भी होता था। और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से 1985 में मुझे लखीमपुर ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। यूथ टुवर्ड्स 21st सेंचुरी, एक राजीव गांधी ने ये प्रोग्राम रखा था, तो दिल्ली में पूरे देश के हर ज़िले से एक व्यक्ति को चुना गया था, उसमें लखीमपुर का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त बताते हैं कि आप कॉलेज के दौरान एक कोई इवेंट था कोई कार्यक्रम था, तो आपने वहाँ के क्षेत्रीय नेता की कोई एक्टिंग करी थी, क्या ये सच है कोई घटना? देखिए ऐसा ना कि ये जो मुझे जब मैं छोटा बच्चा था, जब कक्षा 3 या 4 में मैं रहा हूँगा, तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ। कानपुर में हमारे तिलक नगर में सरस्वती शिशु मंदिर है, वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की। तो वहाँ पर एक कानपुर मेडिकल कॉलेज में एक नाटक हुआ था, रामलीला का एक मंचन था, तो उसमें पहले मैंने लक्ष्मण की भूमिका किया था, और उसके बाद फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ ऐसे कार्यक्रम रहे। अच्छा, एक किस्सा और है, क्या आप नदी पार करके पढ़ने जाते थे, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ये नहीं सच ये है। मतलब सच नहीं ये है। नहीं सच है। देखिए हमारे कभी हम गांव में नहीं हमारी शिक्षा हुई जी। मैं शुरू से ही कानपुर में रहा हूँ। हमारा कानपुर में मकान है कोपरगंज में। अच्छा, और अच्छा, हमारे परिवार के लोग वहीं रहते हैं। तो शुरू से मैंने जैसे शिशु से पंचम तक की हमारी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर में कानपुर, मैं शहर में ही रहा। और उसके बाद BNSD इंटर कॉलेज में 6 से 12 तक रहा, फिर क्राइस्ट कॉलेज, फिर DAV कॉलेज से ला किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल सबके मन में बहुत आता है और सब लोग जानना भी चाहते हैं, आपकी अमित शाह जी से कब मुलाकात हुई पहली बार? पहली बार हमारी अमित शाह जी की मुलाकात जब मैं विधायक था जी। और माननीय अमित शाह जी यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के, और राष्ट्रीय महामंत्री थे। उस समय मैं पहली बार मिला था। तो मतलब और कहाँ, मुझे मतलब उनसे लखनऊ में मुलाकात हुई कि लखनऊ ये में, रैली में ही हुई? नहीं लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं उनसे मिला था। और उन्होंने जैसे तभी उन्होंने पहचान लिया था? उन्होंने जो मेरी उनसे पहला जो संवाद हुआ था, जी। तो मैंने उनको नमस्कार किया और कहा मैंने कि सर मैं अजय मिश्रा, तो बस मैं इतना ही बोल पाया था। तो उन्होंने तुरंत बोला, अच्छा टेनी भाई बैठो बैठो। तो टेनी नाम वो पहले से उनके पास रहा होगा। मैंने अजय मिश्रा बोला, टेनी उन्होंने जोड़ा कि अच्छा टेनी भाई बैठो, हाँ बताओ क्या पहले से ही? हाँ, तो टेनी के नाम से थोड़ा सा लोग जानते थे, विधायक में था ही। तो वो चूँकि बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत योग्य हैं, और सारी जानकारियाँ उनके पास इतनी रहती हैं, उनकी सूचना का तंत्र इतना मजबूत है माननीय गृह मंत्री जी का, कि वो जो कुछ भी करते हैं उसका जीरो से लेकर के जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, सबके विषय में उनको बहुत गूढ़ जानकारी होती है। अच्छा, टैनी नाम किसने दिया आपको? ये हमारे परिवार के ही आपके निकनेम पिताजी है। आपको? हाँ, हमारे और ये परिवार। टैनी महाराज कहाँ से आ गया? देखिए ऐसा ना कि हमारे चाचा जी, पिताजी, ऐसे सब लोग बहुत प्यार से नाम ये लेते थे। अब वो जब गांव में आए वहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करके, तो यहाँ पर थोड़ी सी वैसी परिस्थितियाँ थी, लोगों की मदद करने में मैं जब आगे बढ़ा तो लोग वो ऐसे कहने लगे। महाराज नाम आपको किसने दिया, मतलब परिवार से ही महाराज नाम मिला? नहीं, परिवार से नहीं, परिवार से तो टेनी मिला, महाराज तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना, हम लोगों के मन में था ना कुछ ऐसे। ये तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन टैनी महाराज के नाम से नहीं, वो लेकिन लोगों के मन की बात है। मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मैं अजय मिश्रा अपने को बताता हूँ, मेरा नाम है भाई टेनी, हमारे घर का नाम है, तो निकनेम है, परिवार के लोग प्यार से बुलाते थे, वही धीरे धीरे बढ़ गया तो लोग भी कहने लगे। अच्छा, जब छात्र जीवन जी रहे थे आप, तो आप किस रणनीति में जी रहे थे? मतलब होता आज की डेट में भी माहौल है, तब भी संग हुआ करते थे, चीज़ें होती थी, तब आप किस विचारधारा में थे? देखिए मैं बहुत एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के रूप में आज भी हूँ, बहुत ज़्यादा सामाजिक
रूप से मेरा जुड़ने का बहुत प्रयास भी नहीं रहता है। मैं उस समय में भी आत्म केंद्रित छात्र के रूप में ही अपनी शिक्षा, खेल-कूद इसी पर विशेष ध्यान देता था। बाकी समय होता था तो मैं संगीत सुनने का शौकीन था, फ़िल्में देखने का शौकीन था। बाकी राजनीति से, और छात्र राजनीति हो या दूसरी राजनीति हो, उसमें हमारी कोई विशेष रुचि कभी भी नहीं रही। 2012 में निघासन से विधायक बनने के बाद आपकी राजनीतिक रणनीति में क्या बदलाव आया? देखिए, हमने जब शुरुआत की थी, तो जो जिला सहकारी बैंक से की, वो एक अचानक मेरे मन में आया कि मुझे चुनाव लड़ना है। हुँ, तो वो मैं लड़ गया। हुँ। तो वो तो एक छोटा चुनाव था, उसमें मैं निर्विरोध जीत ही गया। फिर जिला पंचायत का भी ऐसे लड़ा। विधानसभा के बाद जब मैं विधानसभा के लिए भ्रमण कर रहा था, तो मैंने अपने क्षेत्र में देखा बहुत सारी समस्याएं थी। मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय लखीमपुर जनपद के 4000 से ज़्यादा गांव और मजरे ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। पीने के पानी में आर्सेनिक मिला हुआ था, वो एक बड़ी कठिनाई थी। सड़कें नहीं थी, बाढ़ बहुत आती थी। ये सारी समस्याओं को लेकर के मेरे दिमाग में था कि अगर मैं कुछ विधायक या सांसद बना तो मैं उस पर काम करूँगा। और उस दृष्टि से जैसे जब मैं विधायक बना, तो लोग एक बात कहते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर के नहीं आ पाई थी 2012 के समय में। तो लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार तो है नहीं, तो आप विधायक हो तो करोगे क्या? तो मैं ये हमेशा कहता था कि उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार हो, निघासन में सरकार हमारी ही चलेगी, और वो चलती थी। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे कामों की शुरुआत की। विधायक निधि से मैंने 16 गाँवों का विद्युतीकरण कराया था। लेकिन उस टाइम आपके पास ऑप्शन और भी तो थे, सपा था, कांग्रेस था, नहीं, बसपा था। वैसा देखिए, बीजेपी जॉइन करने का क्या रीज़न था? ऐसा ना, बीजेपी हमने ज्वाइन नहीं की है। बीजेपी हमारे खून में है। हुँ, हमारे यहाँ हमने ज्वाइन नहीं किया, हमारे तो परिवार ही बीजेपी में था, हम पैदा ही बीजेपी में हुए हैं। तो हमारा ज्वाइन वाइन करने का मतलब नहीं था। और ये जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, इनके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं। हम लोग तो विचारों से जुड़ करके आए हैं। हम किसी कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रभावित होकर के, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रभावित होकर के, और जो उनके द्वारा तय किए हुए लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य हमारे देश के द्वारा अर्जित किए जाएं, हमारा देश पूरी दुनिया में एक सम्मानित राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने, उस दृष्टि से हम राजनीति में आए। दलों को तो बदलते वो लोग हैं जो कुर्सी को देखते हैं कि आज वो दल मजबूत है, वहाँ कुर्सी मिल जाएगी, वहाँ विधायक बन जाएंगे। वैसा हमारा सोच नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्लड में भी है, और ना मैंने कभी दूसरे दलों के बारे में सोचा, ना कोई दूसरे दलों की हिम्मत है कि हमारे बारे में ऐसे सोच पावें कि वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे। नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ अखिलेश जी ने फ़ोन करा? मैंने कहा ना कि हमारी वैसी छवि नहीं है। हमारी छवि ऐसी है कि लोग जानते हैं हुँ, कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, उसी में रहेंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं। इसलिए हमसे आज तक ना तो किसी ने संपर्क किया, ना किसी ने कभी फ़ोन किया। कभी ऐसा डर तो महसूस नहीं होता कि टिकट कट जाएगा, कुछ ऐसा? ऐसा डर लेके मैं पैदा ही नहीं हुआ। जी। डर जो है वो मुझसे खुद डरता है। मुझे भय किसी चीज़ से है नहीं। और मैं ये सब चीज़ों को मानता हूँ, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जी। कि कभी भी भूतकाल का पश्चाताप नहीं करना चाहिए, वर्तमान से मोह नहीं करना चाहिए, और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और अपने कर्म को ईमानदारी से करना चाहिए। हम सब एक आध्यात्मिक राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, और अध्यात्म का पहला ही सूत्र है कि ईमानदारी, सच्चाई के साथ लोगों के लिए खड़े रहो, सेवा का भाव रखो। वो भाव हम लोगों में जन्म से है, इसलिए भय का सवाल ही नहीं उठता। आपके करीबी बताते हैं कि आप दिनचर्या को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। बिल्कुल। जैसे सुबह आपका उठ के व्यायाम करना, फिर शाम के लिए भी व्यायाम के लिए समय निकालना, कैसे मैनेज करते हैं पूरी देखिए, दिनचर्या? हमारे पास लोग पता नहीं किस तरह से कहते हैं, मैं शुरू से बहुत अनुशासित व्यक्ति के रूप में मैंने अपना जीवन गुजारा है। तो मेरे पास तो समय हमेशा फालतू रहता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे समय। अब ये है कि लोगों के इधर उधर में समय बहुत खर्च होते हैं। जी। मेरा अभी तक कोई दोस्त नहीं है, हुँ। ना स्कूल में भी नहीं रहा, आज तक कोई स्कूल नहीं। में भी 1-2 ही दोस्त रहते थे आपके पास? कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। एक भी दोस्त नहीं था। हुँ, अपनी पढ़ाई से मतलब, क्लास से मतलब, खेल में गए तो ग्राउंड से मतलब। हुँ। अभी भी राजनीति में हूँ, लेकिन कोई ऐसा दोस्त नहीं। मतलब ऐसे मिलने वाले हमारे हैं, सहयोगी हैं, हम उनके साथ बैठते उठते हैं, वो सारी बातें हैं।
लेकिन उस तरह का दोस्त नहीं जिसके साथ लोग कहते हैं अब काम खत्म कर लिया, चलो अब 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे गप्पे हैं, मार ली। तो वो हमारा फालतू समय है। वो मेरे पास पर्याप्त समय होता है, तो मैं हमेशा अपने जैसे जो कल मुझे करना है वो आज मुझे क्या क्या करना है, उसका कल मैं रात में जब सोने से पहले हमारा टाइम तय होता है कि इस समय ये करना है, इनसे बात करना है, और सब समय तय करता हूँ। मेरे पास हमेशा फालतू समय रहता है। मैं अपने जो व्यावसायिक कार्य हैं उनको करता हूँ, राजनीतिक कार्य करता हूँ, सामाजिक जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी करता हूँ, अपने परिवार को भी पूरा समय देता हूँ, बच्चों के साथ खेलता भी हूँ और उसके साथ संगीत भी सुनता हूँ, और रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन फिल्म भी ज़रूर देखता हूँ। अच्छा, अच्छा फिल्में कैसी देखते हैं आप? फिल्में देखिए, मुझे वैसे तो कॉमेडी फिल्मों का शौक़ है, लेकिन एक्शन फिल्में भी अच्छी लगती हैं। अभी जैसे मतलब ये रहता है कि मनोरंजक टाइप की हो, तो जैसे चुपके चुपके मैंने देखी थी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की, गोलमाल अमोल पालेकर वाली, ऐसी पिक्चरें, एक जाने भी दो यारों थी नसीरुद्दीन शाह की, ऐसी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये मतलब राजनीति से हट के आपकी इंटरनली जो है अपना जब समय मिलता है तो हाँ, आप इसको नहीं जरूर समय हमको मिलता ही है, हमारे पास समय बहुत समय रहता रहता है। ही है, मैं समय को ऐसे मैनेज प्री करता हूँ, प्लान चीज़ें रहती हैं आपकी। प्री प्लान रहती हैं और मुझे समय हमेशा फालतू रहता है। अच्छा, जब सारी चीज़ें प्री प्लान थी तो क्या आपको ये पता था कि आप मंत्री भी प्री प्लान बनने वाले हैं? नहीं पता था, ये मुझे नहीं खबर पता कैसे था। पता चली? ये तो मुझे पार्टी की तरफ से एक ये मीटिंग के लिए सूचना गई, जी तो मैं मीटिंग के लिए वहाँ पर गया दिल्ली में, मुझे जाना भी था। मैं इसका पीएससी का भी सदस्य था। जी पीएससी जो हमारी कमेटी होती है, बिल्कुल। पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका मैं मेंबर था अच्छा लोकसभा की तरफ से। तो वो मीटिंग हमारी थी ही, उसी दौरान मुझे सूचना मिली कि एक मीटिंग है अपनी पार्टी की, उसमें आपको रहना है। मैं उसी मीटिंग के लिए गया था, फिर दूसरे दिन सीधे बुला करके ये हो गया मंत्रिमंडल में, बस इतना ही है मुझे पता। मुझे कभी ऐसा आपने एहसास भी नहीं था। दोनों जगह काम करा, आप उत्तर प्रदेश में तो हैं और अमित शाह जी के साथ भी काम करा, तो अगर एक चीज़ देखी जाए योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी दोनों में सख्त कौन है ज़्यादा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के साथ मुझे बहुत काम करने का अवसर नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ जी लेकिन आप यूपी के हैं तो बहुत सारी नहीं, चीज़ें पास योगी से देख रहे हैं। आदित्यनाथ जी हमारे साथ सांसद रहे थोड़े दिन, अच्छा 14 से 17 तक। तो व्यवहार कुशल हैं, अच्छे हैं, और वो सांसद के रूप में जो उनकी पहचान थी वो मुझे मालूम है। लेकिन मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जो काम करने का मुझे मंत्री के रूप में और सांसद के रूप में अवसर मिला, मैं समझता हूँ वो मेरे जीवन के स्वर्णिम पल हैं, और मैं उसको अपने माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ कि मुझे मोदी जी और अमित शाह जी के साथ काम करने का अवसर मिला। इतने योग्य, क्षमतावान और कुशल व्यक्ति ये लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी क्षमता और योग्यता उनके अंदर है। तो उनके साथ काम करना, उनके साथ बैठना, जिनके साथ मिलने के लिए लोग लोगों तरसते को समय नहीं होता है, वो इतना व्यस्त रहते हैं, जबकि इतना समय सबको देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी व्यस्तता के बाद उनके साथ काम करने का अवसर मिलना ही मैं समझता हूँ कि मेरे माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे साथ। अच्छा, आप जैसे अमित शाह जी के साथ कार्य करें तो क्या वो समय देख के कार्य करते थे कि मतलब उनका कुछ अगर ये काम करना है तो अभी करना, आप बहुत करीब से चीज़ें रह के देखिए, मैंने देखें? जैसे आपको कहा कि जी अमित शाह जी हर चीज़ में, मतलब उनकी कोई सीमा नहीं है, जी ना तो उनकी पढ़ाई की, ना ज्ञान की, जानकारियों की, सूचनाओं की, उनका एक बहुत बड़े भंडार है। तो जो भी विषय होगा, उस विषय में जब वो कुछ भी बात करते हैं तो इतनी गहराई से उनकी जानकारियाँ होती हैं कि सामने वाला कितनी भी तैयारी करके जाए, फेल हो जाता है। तो वो नहीं, फेल भले ना होता, वो हमेशा सहयोग करते हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन उनको देख करके लगता है कि वास्तव में मनुष्य में क्षमताएं असीम हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि मनुष्य के मतलब असीम क्षमताएं हैं, तो ऐसे लोगों को देखें जब जैसे अमित शाह जी को या मोदी जी को, तो लगता है कि हाँ, वाकई में मनुष्य में बहुत असीम क्षमताएं हैं, और अगर व्यक्ति अपने लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है और उसके लिए मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से वो कुछ भी अर्जित कर सकता है। अच्छा, गृह राज्य मंत्री बनने के बाद आपका सबसे मुश्किल दिन कौन सा रहा? हमारा मुश्किल दिन अपने जीवन में आज तक कोई नहीं रहा, फिर भी कोई तो रहा होगा क्योंकि कोई नहीं रहा। मुश्किल से मुझे जो है कोई समस्या नहीं होती हमेशा। मैं तो एक शेर के द्वारा आपको बात कहना चाहता हूँ, उधार के साए
हमेशा धूप लगते, मुझे उधार के साए हमेशा धूप लगते हैं। मैं सूरज से गले मिलता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। ताल्लुक़ मैं यूँ नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा, जब छोड़ता हूँ तो मुसलसल छोड़ देता हूँ। डर, भय, कठिन परिस्थितियाँ मेरे जीवन में कभी नहीं आई। क्या आपको कभी लगा कि आपके बेटे का जब वो दिन था तो वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण था दिन? चुनौतियों से जूझना, मैंने कहा, मुझे अच्छा लगता है चुनौतियों से जूझना। देखिए, कोई भी आरोप आता है, कोई बात होती है तो समस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप आज लेकिन भी मानते हैं कि आपके बेटे निर्दोष थे उसमें? देखिए, अभी ये बिल्कुल निश्चित रूप से सारी चीज़ें हैं, जी, और अभी चूंकि मामला भी कोर्ट में है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुल के मैं बात खुल के नहीं नहीं कर बात रहा कर हूँ। सकते हैं। जी। लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोई भी आरोप आते हैं तो उन आरोपों का प्रत्युत्तर भी देना और उन सारी चीज़ों को कहना, और बाकी दुनिया को सारी चीज़ें पता हैं, कहीं से कुछ वो नहीं है। तो उसके विषय में अभी कोर्ट में जो मैटर है उसके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो एसआईटी की रिपोर्ट सर आई थी, वो उसमें जो कहा गया है कि प्री नियोजित था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो वो रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है वो उसका जवाब वो दे सकते हैं ना, उसका जी। जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, 2022 के चुनाव के लिए भी प्लानिंग थी? 2022 के 22 के चुनाव की भी तो प्लानिंग थी? 2022 में तो हमने अपने यहाँ 8 विधानसभाएं जिताई। नहीं, नहीं, आप बेटे को भी अपने लेकर आ रहे थे और अचानक से ऐसी नहीं, परिस्थिति। ऐसी तो अभी कोई योजना नहीं थी। वो तो हमारे यहाँ योजना व्यक्ति नहीं बनाता है, जी। योजना पार्टी बनाती है। पार्टी अगर उनको लड़ाती तो लड़ते, वैसे कैसे लड़ते। भाई, हम लोग ये तो है नहीं कि हाँ चुनाव लड़ने के लिए हैं राजनीति में, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ मेरी कोई अपनी योजना नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत हम लोग ये बात क्या सच है कि आपने प्रधानमंत्री जी से खुद अपने इस्तीफे की बात कही थी कि मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूँ? देखिए, ये सब विषय इस तरह के नहीं हैं जिन पर चर्चा की जाए। ये सब विषय बड़े लोगों के हैं, सरकार के हैं। ये इन विषयों पर मैं समझता हूँ चर्चा की आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, आप जिस पे बोलना चाह रहे हैं आप उस पे बोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नहीं, उसमें कोई ऐसे मतलब जो है, जी। ये ऐसे विषय हैं जो आज है वही सच है, जो आज दिख रहा है वो अच्छा, सच है। लोग कहते थे कि टैनी जी इस्तीफा दीजिए, तो आप क्या सोचते थे? वो तो पार्टी को निर्णय करना था, पार्टी निर्णय करती तो हम जरूर दे देते इस्तीफा। अगर हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, पार्टी आपके साथ हमारे हमेशा नेता खड़ी हमारे रही। साथ खड़े हैं, जी। और उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा हम्म, काम किया है, आज पार्टी के सहयोग से हम लोग फिर से सरवाइव हो सके। नहीं तो ऐसी बड़ी चुनौती थी। तो इसमें सारे लोगों का है कि, और पार्टी का हमेशा सोच रहता है कि जो ठीक चीज़ें हैं उनके साथ हमेशा खड़े ही होना चाहिए। और उस दृष्टि से मतलब पार्टी अगर का होता है आदेश तो मैं तुरंत इस्तीफा देता। इसमें क्या है, हम लोग तो पार्टी में पार्टी। किसी ने आपसे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई इस चीज़ का कोई दबाव नहीं था? देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो तो पार्टी के लेवल पर हैं। हमसे तो अगर कोई जरा सा भी कहता है, हम लोग तो अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। जी। हमारी पार्टी जब भी कहती है तो हम तुरंत इस्तीफा देते ही। हम लोगों को ये पद से चिपक के रहने की आदत नहीं है। अच्छा, मीडिया से आपको क्या नाराज़गी है? मीडिया को मुझे कभी कोई कभी आप नाराज़गी नहीं है। चोर कह देते हैं, नहीं, क्या तो देखिए, नाराज़गी है आपकी कोई? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, मीडिया से हमारी क्या नाराज़गी होगी। मीडिया में कई मतलब जो है जो लोग मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं अजय सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो बोले अकेले जा रहा हो? हमने हाँ भाई, अकेले मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू लेने। देखिए, ये वही लोग हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। जी। हमेशा ये मीडिया के लोग, एक तो उनको ये रहता है कि जो वो बोल रहे हैं वही सही है। उन्हें आप चोर कहते हैं? नहीं, उनको मैंने चोर कब कहा भाई? कभी मेरे मुंह से तो ऐसा नहीं निकला। जी। लेकिन ये है कि जब कुछ ऐसी गलत बात होती तो मैं उसका प्रतिरोध जरूर करता हूँ। जी। मैं ज़रूर ये बात कहता हूँ कि हाँ भाई, ये बात गलत है। अब मीडिया का ये मतलब नहीं है, मीडिया को सही और सकारात्मक खबरें भी उठानी चाहिए। केवल जो है वैसी पीत खबरें या नकारात्मक खबरें ही चलें। अच्छा, जो ऑक्सीजन प्लांट था उसमें क्या ऐसा हुआ था जिससे आपको क्रोध आया वहाँ पे? देखिए, मुझे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में सवाल ही नहीं था। हाँ, मतलब वही चीज़ जानना चाह रहे थे ऑक्सीजन कि प्लांट आपने अपना पक्ष नहीं रखा उसका। नहीं, ऐसा ना, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन था जी। और वहाँ पर वो सवाल दूसरे पूछ रहे थे। ओके। मैंने उनको कहा कि भाई, ये इतना बड़ा काम हुआ है, कोविड का समय है, सवाल ये पूछना चाहिए, आप उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। ये इसको दिखाओ ना, इतने बड़े बड़े काम हुए, मेडिकल कॉलेज बना, 200 बेड का हॉस्पिटल बना, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें लखीमपुर में बन गई, सारे गांवों का विद्युतीकरण 4000 गांवों का हो गया,
6 लाख परिवारों को शौचालय मिल गए, 1.5 लाख परिवारों को घर मिल गए, 92% लोगों के परिवार में गैस के सिलेंडर पहुंच गए। ये खबरें क्यों नहीं चलाते हो? वो खबरें नहीं चलाते, तो वो अपना दूसरी खबरों की तरफ थे। तो मेरा ये स्वभाव होता है कि कई बार ऐसे लगता है कि तो मीडिया में एक प्रोपोगंडा बनाया गया, शोर लोग मचाने लगे, उन्होंने मेरी एक अलग तरह की छवि बना दी। मैं एक बार आलोक जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, तो वो मुझे वहाँ मिले पुणे में एक बड़ा कार्यक्रम था हमारा, जो ये था अपना राजभाषा का जी राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो उसमें वो भी मंच पर थे। तो वहाँ जब मैं बोल करके बैठा तो उन्होंने कहा, अजय जी आज तो आपका मैंने दूसरा दर्शन किया, मेरे मन में तो आपकी दूसरी छवि थी। तो मैंने उनको कहा था, हमने कहा था कि सर मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा तो यही स्वभाव है, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, लेकिन एक वो कहावत है, कविता की पंक्ति है, झूठे जब शोर मचाते हैं सच्चे चुप हो जाते हैं, सच्चे जब चुप हो जाते हैं झूठे खुश हो जाते हैं। झूठे को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, वो क्या जाने सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। वाह भाई वाह। तो ये मीडिया से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन किसी भी गलत चीज़ का कभी कभी आपको लगता है कि क्या मीडिया सत्ता विरोधी चीज़ें करती है? नहीं, हमको कुछ नहीं लगता। हम बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। हमारा सोच हमेशा अपने काम के ऊपर होता है। अपने काम, हमारी जो तय काम है उन पर रहता। मैं बहुत ज़्यादा किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ और ना अपने मन में कोई पूर्वाग्रह रखता हूँ। मैं जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो हमारा ये संस्कार है, जिस तरह से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, हम उसी तरह से लोगों को देखते हैं और उसी तरह से सारी चीज़ों को करते हैं। इसलिए मैं किसी में कोई खोट नहीं निकालता, किसी में दोष नहीं देता। अगर मैं कहीं असफल होता हूँ तो मैं वो कमी अपने अंदर ढूंढता आपको हूँ। लग रहा है कि आपकी छवि जो है गलत तरीके से प्रदर्शित कर दी गई है? नहीं, जो कि मुझे नहीं होना लगता है। चाहिए। मुझे लगता है मेरी जो छवि है बहुत अच्छी है। हम्म मुझे लगता है जो भी बनी जैसे बनी हम्म। बहुत अच्छी है। हमको अपनी छवि से किसी तरह का कोई भी आपने एक बात और कही कि 2017 में आपने तो 8 विधानसभा जो है अपने विधायकों को जिता दी, 2017 में भी 2022 में भी। 2022 में भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस विधानसभा में आपने लोगों को जिताया उसी विधानसभा से आप हार जाते हैं? नहीं तो हम सबसे कम वोट आपको अगर देखा जाए तो गोला से आपको सबसे कम वोट मिला। नहीं, उसका देखिए, पीछे क्या रीजन रहा? अब ये तो देखिए, अगर पूरे चुनाव में जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप वोटों भाई को देखेंगे, गोला हो गया, पलिया आपका हो गया, आप वहां पर पलिया भी जीते, हम निगासन लेकिन भी पलिया जीते। कम जीते। अगर पिछला आंकड़ा आपका देखा पिछले जाए आंकड़े से भले कम कम थे। जीते, लेकिन अगर आज का भी आंकड़ा आप देखोगे तो 5 लाख क्योंकि 35,000 वोट कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं नहीं है। था। देखिए 5,24,000 वोट हमको मिला है हम्म, और उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में हमारे 16 लोकसभा के सीट हैं। 16 लोकसभा सीट में केवल 3 लोगों को हमसे ज़्यादा वोट मिला है। जो सांसद भी बने हैं वो भी हमसे कम वोट पाए हैं। मैं वही भाई चीज कह रहा हूँ। हरदोई के हों सांसद, गोंडा के हों, आपके बहराइच के हों, ये सारे सांसद बन के भी हमसे कम वोट पाए हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि क्या गोला में आपको कम नहीं, वोट, उसको उसका मतलब उसके ऐसा पीछे होता का क्या है रीजन कि रहा? चुनाव में भाई कई आपने बातें आकलन तो समीकरण करा के कारण होगा। भी होते हैं। जी। समीकरण भी होते हैं। देखिए जैसे जो हमारे यहाँ बसपा का कैंडिडेट था जी। वो बाहर का था, वो बिल्कुल भी वोट नहीं ले पाया बिल्कुल और नहीं। बसपा का वोट जो है वो सपा में चला गया। ठीक है। ये और कांग्रेस का उनका गठबंधन था, तो एक तरह से 1-to-1 चुनाव हुआ। इसका भी एक बड़ा रीजन रहा। हालांकि 44% वोट हमको मिला, जो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिला है 42%, हमको 44% मिला है। और वोट संख्या के हिसाब से भी 5,24,000 वोट मिला है, जो कई सांसदों से ज़्यादा है। और कुल राजनाथ सिंह जी, कौशल किशोर और ब्रजभूषण शरण जी के बेटे को, ये 3 ही लोगों को मुझसे ज़्यादा वोट मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला। तो क्या रीजन रहा अब आपने? ये तो समीकरण है। देखिए वोट तो मिला ही है, मतलब जनता ने तो कहीं से भी कुछ कोताही नहीं की। गोला के लिए आपने इतना काम करवाया, काम अभी तो देखिए, काम करना, आपने ब्रिज वहां पे पास करवाया, नितिन गडकरी जी ने पास करा। रेल है, बड़ी रेलवे लाइन है, रेलवे स्टेशन है। खाली गोला नहीं, गोला लखीमपुर से थोड़ा सा हम लोगों को तो धक्का रहा। लखीमपुर एक बहुत अच्छी हमारी विधानसभा थी। तो ये 3 विधानसभा में हम लोग लूज किए, 2 विधानसभा फिर भी हम लोग जीते, निघासन और पलिया, ये दोनों विधानसभाएं जीते भी हैं। तो चुनाव में तो होता रहता है, कोई खास बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ के जो विधायक थे अरविंद गिरी,
वो आपके सामने शायद 2014 में आपका उनका आमना सामना हुआ था संसदी में, हाँ, उनको 1,10,000 वोट से एक हराया लाख था। 10,000 वोट से हराया था। हाँ, लेकिन ऐसा क्या रहा कि जब वो ख़त्म हो गए तो आप उनकी अंतिम संस्कार में नहीं गए? देखिए ऐसा ना कि ये सारी ये चीज़ें चीज़ हैं। मैंने उनसे भी पूछी थी, अमन गिरी जी से भी पूछी थी, तो बोले देखिए गृह राज्य मंत्री थे, हो सकता है बिजी रहे हों उनके बेटे से जब देखिए हमने ऐसा इंटरव्यू ना लिया। कि ये कुछ ऐसा विषय नहीं है। तो अरविंद गिरी जी जो है वो बाद में हमारी ही पार्टी में आ गए, तो हमारी पार्टी से ही विधायक बने। पहले तो वो कांग्रेस से विधानसभा का लड़े, चुनाव हार गए, फिर बसपा से लोकसभा लड़े, फिर चुनाव हार गए, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन उसके बाद फिर भाजपा में आए तो विधायक बन गए। वैसा कोई विषय नहीं है। व्यक्तिगत आप लोगों का लगाव है? व्यक्तिगत कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, उतना लगाव भी नहीं है, लेकिन उतने से लगाव कोई उतना नहीं है। उतना लगाव नहीं। अब ये लोग तो अभी नए हैं। अरविंद गिरी को तो थोड़ा बहुत मैं जानता था उस समय जब जिला पंचायत के का मैं सदस्य था, तो वो उन्होंने अपनी बहू को चुनाव लड़ाया था, तो उस समय हम लोग काफ़ी संपर्क में रहे थे, लेकिन अब इन लोगों से तो हमारा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं है। अच्छा, राकेश टिकैत जी से आपको क्या समस्या है? आपने राकेश बोला टिकैत से हमको क्या समस्या, उनको हमसे समस्या है, हमको क्या समस्या है। आपने बोला 2 कौड़ी के इंसान। वो कुछ उन्होंने किसी ने सवाल पूछा होगा, तो भाई हमारे लिए तो राकेश टिकैत फिर का क्या आपने बोला मतलब। कि आप अपनी जमानत नहीं बचा पाए। हाँ, नहीं बचा पाए, सही है। तो ऐसी नाराजगी क्या है नहीं उनसे? नहीं वो तो किसान नाराजगी नेता है। नहीं, किसान नेता हैं तो भाई हम ये थोड़े ना कह रहे हैं। अब हमसे अगर कुछ मतलब ये कहेंगे कि उन्होंने किसी ने पूछा होगा, कोई संदर्भ या वो रहा होगा विषय, तो उसमें कहा होगा कि पूछा होगा राकेश टिकैत के विषय में कुछ। नाराज हो जाते हैं आप जल्दी। नहीं नहीं, हम नाराज नहीं होते। आपको लग रहा है कहीं नाराज होते नहीं हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से आपने राकेश टिकैत जी के लिए बयान दिया था। नहीं नहीं, बयान हमने नहीं दिया था, जी। ये किसी के सवाल का जवाब था, हम्म। बयान नहीं था। अब इस समय हम क्या? बयान क्यों देंगे अच्छा, इस राकेश समय टिकैत? राकेश टिकैत जी को क्या मानते हैं? अभी भी 2 कौड़ी का नेता मानते हैं? राकेश टिकैत को तो देखिए मैं ना जानता हूँ, ना मैं कभी व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, और जो मेरे मन में उनकी छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या मानते हैं एक शब्द में अगर देखा बोला जाए? मतलब वही मैंने कहा ना सेम कि बयान आपका रिपीट रहेगा? मैंने यही कहा। नहीं नहीं, सेम बयान की बात नहीं, हम ये बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छी छवि उनकी मेरे मन में नहीं है। किसानों के लिए, जैसे वो किसान नेता हैं, तो किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, एक भी बात बताएं। उन्होंने तो बोला कि किसान बिल तुमने वापस करवा दिया। किसान बिल वापस कराने से क्या किसान का फायदा हुआ? भाई बाकी किसानों से भी तो राय लेते। अच्छा किसान के लिए था क्या एक किसान काम वो बिल क्या बताएं। था? मतलब आज भी बहुत सारे किसान कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपका क्षेत्र ही किसानों का है, तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहें, किसान बिल था क्या है, ये थोड़ा संक्षिप्त में अगर देखिए, बता दें। किसान बिल सीधा सा यही था कि किसान अपनी उपज को अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ बेच सके। एक लाइन में अगर समझना है तो ये है कि किसान अपने खेत का मालिक है, अपनी फसल उगाता है, वो जैसे चाहे वैसे उसकी बिक्री करे और अपनी आमदनी को बढ़ाए। और उस चीज़ को किसान समझ नहीं पाए। नहीं, किसान समझे, किसान क्यों नहीं समझे? कुछ लोग नहीं समझ पाए, ज़्यादातर लोग तो समझ ही रहे थे उसको। एक चीज़ और आपकी आई थी, आपने बोला था किसानों सुधर जाओ 2 मिनट लगेगा, इसके पीछे क्या मकसद था? देखिए, ये शब्द ही गलत है। हाँ ये मैंने कभी कहा ही नहीं है। जी किसानों कह ही नहीं सकता। मुझसे बड़े किसान राकेश टिकैत थोड़े ना है। जी भाई राकेश टिकैत के पास जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है। जी। हम भी खेती करते हैं, तो हम किसान नहीं? तो इसके पीछे क्या मकसद था? मतलब हो सकता है किसान, ये कहा ही नहीं गया है कि किसानों तुम सुधर जाओ, ये नहीं कह सकता मैं कभी। मैं तो किसान ही हूँ। ये नहीं, 2021 में लखीमपुर में संपूर्णा नगर की एक सभा थी, जिसमें अजय मिश्र टैनी जी कहते हैं किसान आंदोलन के खिलाफ आक्रामक बयान दिया उन्होंने। किसानों सुधर जाओ, नहीं तो हमारा सामना करो, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। ये अगर ये मैं केवल मंत्री नहीं, सांसद नहीं, विधायक नहीं हूँ। जो लोग मेरे मंत्री बनने से पहले मुझे जानते हैं उनसे जाके पूछ लो। ये वीडियो वायरल हुआ था आपका। देखिए, ये 3 अक्टूबर 2021 का था। वीडियो में ये शब्द ही नहीं हो सकते। 3 अक्टूबर 2021 ये का वीडियो। आप दिखाओ मुझे वीडियो। हाँ, वीडियो भी इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जी कि ये जो है मीडिया के लोग भ्रम पैदा करते हैं। ये किसानों के लिए कही हुई बात नहीं थी। ये वो अराजक तत्व थे जो होर्डिंग पोस्टरों को फाड़ रहे थे, सड़कों पर अराजकता कर रहे थे। उन लोगों के लिए मैंने कहा था कि इस तरह की अराजकता मत करो। मतलब ये उन लोगों को बता रहे थे जो किसान ना होके किसान दिख रहे थे, किसान ना होकर के समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। उनके लिए वार्निंग थी। उनके लिए वार्निंग थी, लेकिन ये शब्द नहीं थे जो आप शब्द बता रहे हैं।
ये जी। शब्द नहीं थे। गृह राज्य मंत्री के रूप में सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या थी? देखिए, गृह राज्य मंत्री के रूप में गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है हमारे जी, देश का। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इतने सक्षम हैं कि उपलब्धियों की अगर बात करें तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो उनको उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा सकता हुँ। है। लेकिन मेरी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री की ही उपलब्धियाँ हैं जो भी हैं। जी, जो भी जैसे रहे, जैसे एक आपका सीए था, एनआरसी ये उस टाइम सारे आप हमारी थे। सरकार, हमारे जी। प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हुँ। उनके माध्यम से कि मैं तो उसमें से एक सामान्य सा, आप कहें कि उसमें से जो सब लोग काम करते हैं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, उसी तरह से मैं एक सहयोगी भूमिका में। लेकिन अगर अगर अमित शाह जी आपको रख रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हुआ होगा, क्योंकि तमाम सांसद लोग रहे, काफ़ी बार मंत्री रहे, लेकिन गृह राज्य मंत्री आपको बनाया और लखीमपुर जैसी जगह से निकाल के बनाया। नहीं, ये ये अपने मेरा आप में भी एक सौभाग्य है, मैंने तो शुरुआत बहुत में बड़ी कहा। उपलब्धि है। देखिए, ये उपलब्धि नहीं, मेरा सौभाग्य है। हुँ। मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसको अपने माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, सीए को लागू करने के आपके बयान पर मिली प्रतिक्रियाओं को आप कैसे देखते हैं? जैसे जब सीए लागू हुआ था, बहुत सारे बयान आए, विपक्ष ने भी बहुत सारे बयान दिए। विपक्ष को समझ में नहीं चीज़ें आ रही थी या फिर सरकार समझा नहीं पा रही थी, ऐसा क्या देखिए, था? विपक्ष में अभी जैसे लोग हैं हुँ। तो सारे कानूनों का विरोध करते हैं। हुँ। आप सीए ले लीजिए, हुँ। आप यूसीसी ले लीजिए, जी। वक्फ अधिनियम ले लीजिए, हुँ। आप वन नेशन वन इलेक्शन ले लीजिए, हुँ। 3 तलाक ले लीजिए, किस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं? हुँ। आप चुनाव आयोग है उसका हुँ। विरोध करते हैं। हुँ। आप ये बताते हैं कि पहले ईवीएम को दोष देते हैं, फिर आप वोटर लिस्ट को दोष देने लगते हैं। तो ये लोग तो शोर मचाने वाले लोग हैं, इनको इस तरह की जितनी नकारात्मक बातें हैं, जो देश के लिए सकारात्मक है, उसमें ये नकारात्मकता फैलाने के लिए काम करते हैं। अब जैसे राहुल गांधी हैं, महाराष्ट्र का चुनाव हार गए तो बताइए, अभी मैंने कल ही परसों में पढ़ा न्यूज़ में, वो क्या बयान है उनका। हुँ। तो इस तरह से लोगों के बोलने से तो कुछ नहीं होता। हुँ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, आपके क्षेत्र में गन्ना किसान बहुत परेशान है, उसका भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है। देखिए, सारी मिलों आए का दिन धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, यहाँ पर होता ऐसा रहता है। कुछ भी बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन नहीं होता है। केवल बजाज की जो शुगर मिलें हैं, हुँ। उन्हीं का पेमेंट थोड़ा डिले होता है। बाकी यहाँ पर पेमेंट भी अच्छा है, गन्ने का सर्कुलेशन भी अच्छा है, यील्ड भी अच्छी होती है और गन्ने का किसान हमारे यहाँ बहुत अच्छे लेकिन क्षेत्रीय रिजल्ट है। समस्या है ये भुगतान को लेके। नहीं, भुगतान को लेके पूरे क्षेत्र में ऐसी समस्या नहीं। कुछ हमारी चीनी मिलें हैं जो हुँ। लगातार अपडेट पेमेंट कर रही हैं। हमारी कोऑपरेटिव की चीनी मिलें लगातार कर रही हैं। बजाज की चीनी मिलों में थोड़ी समस्या है, ये है। बाकी तो पेमेंट भी ठीक है। मैं भी गन्ना किसान हूँ, हमारे तो पेमेंट आ रहे हैं सब। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछने हैं और चीज़ें आपको बतानी। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या होते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरा जीवन बड़ा सौभाग्यशाली जीवन है। हुँ। मैंने जीवन में लगभग सब क्षेत्र में काम किया है। जी। मैं किसान भी हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ, जी। मैं अच्छा छात्र भी रहा हूँ, अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ। राजनीति में भी काम करने का मौका मिला और राजनीति में भी अच्छी-अच्छी कमेटियों में मुझे राजभाषा में काम करने को मिला, पीएससी में काम करने को मिला। हमारी जो अपने ये गृह मंत्री के रूप में, गृह राज्य मंत्री के रूप में काम करने का गृह मंत्री जी ने अवसर दिया। सांसद के रूप में, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, तो बैंक का वाइस चेयरमैन, ऐसी सब जगहों पर मुझे अवसर मिला। इफ़को में भी मैं रहा। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि करने के लिए बहुत कुछ है, सोचने का मौका ही नहीं मिला। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं करता चला गया और आज भी मैं भले चुनाव में नहीं, लेकिन मेरे पास समय एकदम जितना कल का होता है पूरा प्रोग्राम हमारा तय होता है। अच्छा, नहीं होते तो क्या होते हैं? नहीं क्यों होते? अगर राजनीति में नहीं होते, मतलब एक अरे एक देखिए, ऐसी प्रक्रिया बनती है, मान ले आप जैसे बता रहे हैं कि राजनीति में आने का कोई देखिए वो बना ही नहीं नहीं था, था, वो मैं आ लेकिन गया। हमारा जब हम जहाँ आ जाएंगे वहाँ बन ही जाएंगे, वहाँ कोई समस्या नहीं। अच्छा, बीजेपी में आपका सबसे करीबी मित्र कौन है? कोई एक ऐसा तो मित्र होगा, आपने देखिए, बताया मित्र हमारे नहीं है, बीच लेकिन फिर भी कोई मित्र तो ऐसा देखिए, होगा। मित्र हमारे कोई नहीं है, हुँ। मित्रता हमारी कोई नहीं है, हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर आदर्श के रूप में हम देखें जी। तो मुझे लगता है कि आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी, या हमारे जो आशीर्वाद के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री जी का, उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं। बाकी तो ऐसा कोई हमारा बहुत नज़दीकी मित्र नहीं है।
या कुछ हमारे जैसे हैं जो लोगों से मैं सलाह करता रहता हूँ, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, उनसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। वो बहुत सारी चीज़ों को, जब मैं लोकसभा में था तो बहुत सारी चीज़ों को वो बताते थे। अच्छा, राजनीति में अभी तक का सबसे बड़ा धोखा आपको किसने दिया? कभी ऐसा लगा हो कि मुझे धोखा दे मुझे दिया? ऐसे नहीं लगता है। कोई नहीं देखिए, दिया अभी आज मुझे तक? ऐसे नहीं लगता कि किसी ने मुझे धोखा दिया हुँ, या किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, हुँ, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत सकारात्मक पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ। अगर मुझे कहीं से लगता है कि किसी चीज़ में मैं असफल हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ मुझ में कोई ना कोई कमी रह गई। मैं उस कमी को अपने अंदर ढूँढता हूँ और ढूँढ करके फिर उसको दूर करता हूँ, फिर सफल होता हूँ। ऐसा नहीं लगता किसी ने धोखा दिया? नहीं, हमको तो मुझे नहीं लगता और मुझे दिया भी नहीं किसी ने धोखा। अच्छा, अगर एक कोई फ़िल्मी डायलॉग जो आपके जीवन पे फिट बैठता हो तो वो कौन-सा है? ऐसा तो कोई फ़िल्मी डायलॉग नहीं है। नहीं, आप काफ़ी चीज़ें शेर व शायरी भी जानते हैं। एक शेर ही आपके जीवन पे फिट बैठता हो, वो आप बता दीजिए, जो आपको लगता हो। हर रहे गुजर पर हुँ। समा जलाना है अपना काम। हर रहे गुजर पर समा जलाना है अपना काम। तेवर हैं क्या हवा की ये मैं देखता नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको कब होती है? जब आप अमित शाह जी के साथ आपकी मीटिंग होती है, या फिर अ, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जब मीटिंग आपकी होती है? देखिए, जब उनके साथ मीटिंग होती है, मैंने जैसे कहा, वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी होती है, तो मेरे मन में हमेशा सम्मान का भाव रहता है, लेकिन टेंशन का चिंता नहीं। भी रहती होगी ना कि क्या पूछ लें? नहीं, नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं रहती। वो लोग इतने अच्छे लोग हैं, उनके सामने किसी को टेंशन नहीं होती है। नहीं, मैंने कई जगह इंटरव्यू में सुना है कि अगर अमित शाह जी के साथ अगर कोई मीटिंग करने जा रहा है, तो उसके पास पूरा समझ लीजिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, तो वो तो ठीक बात है, वो हुँ, पूछ सकते हैं, उन लोगों को रहती होगी टेंशन। मुझे तो ये लगता है कि हमसे गलती भी होगी तो वो मार्गदर्शन ही करेंगे। तो हुँ। ऐसा एक सम्मान का उनके प्रति भाव है और अपने अंदर विश्वास है कि हाँ, वो हमारा मार्गदर्शन ही करेंगे, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो टेंशन की कोई, ऐसा मेरे कोई ख्याल में टेंशन कुछ वाली ऐसी चीज़ें नहीं वजह नहीं लगती है। आपको? अच्छा, बीजेपी जो है ब्राह्मण के चेहरे के रूप में आपको देखती है, तो आने वाले समय में कोई आपको बड़ा पद मिलने वाला है? ऐसे भी कुछ देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब ऐसे कोई देखिए, बड़ा पद आपको मैं मिलने वाला बीजेपी है। मुझे ब्राह्मण चेहरे के रूप में नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में देखती है। नहीं, लेकिन कुछ भी कहिए, बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा तो आप हैं ही ना? अब ये तो देखिए, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं अपने को भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता मानता हूँ। आने वाले समय में कोई बड़ा पद मिलने वाला है आपको? देखिए, ये सब भविष्य की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा हुँ। कि वर्तमान से मोह नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, तो ये सब विषय मैं सोचता नहीं हूँ। ये सब आप मेरे, कहते हैं ना सारी चीज़ें प्री प्लान रहती हैं, तो ये तो ऐसा तो नहीं, नहीं ये नहीं, भी ये प्री प्री प्लान हो प्लान आपका? नहीं। जैसे आज मुझे आपको इंटरव्यू देना है, तो मेरे पास कागज़ है, जी। उसमें लिखा है कि 2 बजे इनको इंटरव्यू देना है, अच्छा, उसमें पूरा लिखा रहता है। पूरा लिखा रहता है हुँ। कि ये इनको इंटरव्यू देना है, तो वो कागज़ मैं रखता हूँ अपने पास। तो सारी वो चीज़ें लिखी मतलब जो रहती। दिन भर के काम हैं, जी। ऑफिस में बैठना है, हुँ, ये सभा को संबोधित करना है, बच्चों के स्कूल जाना है, हुँ। ये सारी चीज़ें, या अपने राइस मिल पे बैठना है, खेत पे जाना है, बाग में जाना है, वो सब समय तय होता है। भविष्य में लखीमपुर को लेके आपकी क्या परियोजनाएँ हैं? देखिए, लखीमपुर में बहुत अच्छा ज़िला है, जी। बहुत अच्छी ज़मीन है यहाँ की, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, भौगोलिक रूप से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन के लंबे लंबे समतल मैदान हैं, पानी बहुत ऊपर है, 40 फीट पे यहाँ पर पानी है। खेती किसानी के लिए बहुत अच्छा ज़िला है और यहाँ के लोग सरसब्ज हों, सुखी हों, समृद्ध हों, मेरा वही एक सोच है। नहीं, कोई ऐसी परियोजनाएँ गवर्नमेंट की जो देखिए, आ रही हों? परियोजनाएँ जो हैं बहुत सारी मैं अपने कार्यकाल में लेकर के अपने यहाँ आया। जी। बहुत सारे फ्लाईओवर बने, रेलवे, यहाँ पर बड़ी रेलवे लाइन बनी, मेडिकल कॉलेज बना। बड़ी रेलवे तो लाइन तो आपने बनवा दी, लेकिन लखीमपुर से डायरेक्ट कोई बरेली की गाड़ी नहीं है। देखिए, अभी वो बीच में जो पीलीभीत का थोड़ा-सा एरिया रह गया और था। आपके यहाँ के जो सांसद हैं, वो रेल मंत्री से जाके मिलते हैं कि भाई ये समस्या जो है दूर होनी चाहिए। हाँ, नहीं, तो वो देखो सांसद हैं, वो भी बेचारा अपना कोशिश कर रहा है। ये सारे लोग जो जिस पद पर आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो वो कोशिश कर रहे होंगे, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, बड़ी रेलवे लाइन पर कुछ तो ट्रेनें चल रही हैं, बरेली भी चलेगी, दिल्ली भी चलेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बहुत देर से मैं सोच रहा था, फिर मैंने कहा एक बार पूछ ही लेते हैं। सन 2000 में प्रभात गुप्ता हत्याकांड हुआ, उसके खिलाफ आपके आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए। तो आपको लगता है कि उस कांड से या फिर उससे जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए, उससे आपके कैरियर पे कुछ असर पड़ा हो? जैसे देखिए, इसको मैं निचली अदालत में आप केस जीत जाते हैं, फिर उसको चैलेंज कर दिया जाता है।
देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जी। कोर्ट में होती है। कोई आरोप लगता है, किस कारण से लग गए, किस तरह से लोगों ने उसको ब्लेम किया, लेकिन हमारा न्यायालय पर विश्वास था। न्यायालय ने मुझे न्याय दिया और अब वो सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके, तो चाहे सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारी जगहों से मुझे न्याय मिल चुका है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि इतने बड़े आरोप के बाद भी मैं आज तक, अब मेरे ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना किसी बैंक का कोई कर्जा है, ना मैंने किसी से कर्ज लिया एक नया पैसा, और एक भी मुकदमा नहीं है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी भी एक क्षण के लिए भी थाने में भी नहीं बंद हुआ फिजिकली, ना कभी फिजिकली जेल में बंद हुआ। कागजी रूप से हो सकता है वो सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। ये ईश्वर की ही मैं कृपा मानता हूँ कि मैं निर्दोष था, तो ईश्वर ने इस तरह का मुझे न्याय दिया। अच्छा, विपक्ष में राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि राहुल गांधी के विषय में हम क्या, कोई नहीं कुछ सोचता है, हम क्यों सोचेंगे। अच्छा, और अखिलेश यादव जी आपको कैसे लगता है? अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कोई आप देखते हो विपक्ष का मजबूत नेता, तो आप किसे मानेंगे? जब नेता के रूप में तो मजबूत नहीं मानेंगे। हम्म। नेता में तो दोनों ही मुझे बहुत नेता वाले कोई गुण नहीं लगते। अच्छा। भाई, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। और ममता ममता बनर्जी को आप बंगाल तक सीमित मानते हैं या राष्ट्रवादी नेता के तौर पे आप देखते हो उन्हें? देखिए, वो बंगाल तक ही सीमित हैं और बंगाल की राजनीति को उन्होंने इस तरह से बना दिया कि जिसके कारण बंगाल में आज वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, चुनावों में बूथों को लूटा जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और जिस तरह का वातावरण बनाया है, उसी के कारण वो चुनाव जीत रही हैं। अगर वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो तो ममता बनर्जी बंगाल में भी चुनाव नहीं जीतेंगी। राष्ट्र की तो बात ही करिए, बंगाल की भी नेता नहीं रहेंगी अगर वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो जाए। मायावती जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मायावती जी, हमारे जो 2012 के बाद का कार्यकाल रहा है, तो उसमें मायावती जी का बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ ऐसा रोल रहा नहीं, तो उनके विषय में मेरी जानकारी सीमित है, लेकिन जो है मैं उनका सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी जी ने हाल ही फिलहाल में एक बयान दिया था कि देश को संविधान नहीं आरएसएस चला रहा है। देखिए, राहुल गांधी क्या बयान देते, मैंने कहा उनको सीरियसली कोई नहीं लेता है। संविधान की अगर आप बात करें, आप तो भी जिस राष्ट्र जिस के तरह नेता से हैं। इन लोगों ने संविधान को तोड़ा है, आप बताइए इमरजेंसी के समय में किस तरह से इन्होंने किया, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया, जेलों में ठूसा, और उसके बाद जनता के साथ जिस तरह से अत्याचार करते हुए इमरजेंसी को बढ़ाया। जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, तो क्या इंदिरा जी को उस समय पद को नहीं छोड़ देना चाहिए था? लेकिन इंदिरा जी ने पद न छोड़ करके उन्होंने उस फैसले को बदलने के लिए 7 अगस्त को लोकसभा में वो एक संशोधन लेके आई, 8 अगस्त को राज्यसभा में उसको पास कराया, 9 को राष्ट्रपति और 10 को उसको गजट कर दिया गया। आप ये बताइए, उनके ऊपर जो आरोप थे वो सिद्ध आरोप थे। उस समय के एक आईएएस थे जो उनके चुनाव एजेंट बने थे, चुनाव का खर्चा सरकार उठा रही थी, और उनका चुनाव निरस्त हुआ। उसके बाद ये हुआ। उसके बाद अगर आप राजीव गांधी की बात देखिए, राजीव गांधी जी ने जिस तरह से साहबानों वाले प्रकरण में किया, उन्होंने न्यायालय के आदेश को नहीं माना। पहले लोकसभा चुनाव से पहले ही संविधान में पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। और आप मीडिया के लिए जैसे मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग मीडिया से ऐसे कहते हैं, वो करते हैं, मीडिया के कारण ही लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय 2 अखबार थे जी। एक रोड क्रॉस और एक ऑर्गेनाइजर था, जो उस समय जवाहरलाल नेहरू की आलोचना कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको सेंसर किया, एक पर रोक लगाई। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, तो वो अखबार को फिर से वो रोक सकें, तो उसके लिए वो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन चुनाव से पहले 18 मई 1951 को लोकसभा में लेकर के आए थे। तो ये लोग इस तरह से संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं। आप ये बताइए, जैसे राजीव गांधी जी जो हैं, इनकी हत्या हो गई थी 1991 में, लोकसभा का चुनाव चल रहा था। अगर कोई प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र का, अगर वो हत्या हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो चुनाव में क्या होता है?
दोबारा चुनाव होता है उसका? उस लोकसभा का, जी, उस लोकसभा का। उस लोकसभा का जी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सारे चुनाव रोक दिए गए थे, सारे चुनाव रोक दिए गए और चुनाव रोक करके उनके अस्थि कलश को पूरे देश में घुमाया गया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो संविधान के थ्रू ही काम कर रहे हैं। संविधान के माध्यम से जो भी काम किए हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किए हैं, पंडित दीनदयाल जी ने जो लक्ष्य बनाए थे वो सब संविधान सम्मत थे और संविधान के अनुसार ही वो काम किए। कहाँ पर अगर आप देखेंगे ये लोग कितने संविधान संशोधन लाए, कितने बार इन्होंने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके कितनी सरकारों को गिराया, हमने किस सरकार को गिराया। आप अगर देखेंगे तो कुल 10 साल की हमारी सरकार है, 11 साल हो गए लगभग पूरे होने। 11 साल में 11 संविधान संशोधन भी नहीं है, और संविधान संशोधन हैं भी तो कौन से हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए है, राज्यों को अधिक अधिकार अनुसूचित जातियों के पहचान के लिए देना है, राज्यों और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें अनुसूचित जाति की सीटों के रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए है, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए है, बांग्लादेश से जो हमारा समझौता हुआ था कि हमारे गांव इधर आ जाएं उधर चले जाएं उसके लिए है, हमारी जो महिलाएं हैं, कितने दिन से चल रहा था कि महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने दिया। ये जो सारी चीज़ें हैं उसको देखेंगे अगर आप ध्यान से तो संविधान के तहत काम करने वाली एक ही सरकार है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं जी। जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसमें ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वो किसी सरकार पर बाध्य नहीं होते, लेकिन लोगों के लिए होते हैं कि लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं। आज जो घर बने, शौचालय बने, वो उस नीति निर्देशक सिद्धांतों का, उन उपबंधों का ठीक प्रयोग अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप संविधान की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा आज हमारे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय जो जिस हिसाब से देख रहा है कि जो युवा है वही सबसे ज़्यादा बेरोजगार होता जा रहा है। सरकारी नौकरियां कम निकल रही हैं, देखिए सरकारी जो नौकरियां पेपर सीमित हैं। होते हैं वो लीक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ठीक करने वाली हैं। सरकारी नौकरियां देखिए सीमित हैं। राज्यों और केंद्र सरकार की सारी सरकारी नौकरी मिला लीजिए तो 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं हैं। लेकिन जो हैं वो तो सही से वो भी लीक हो जाती है ना। नहीं, वो भी अब वो तो देखिए कभी कभी होता है तो उसके लिए सरकारें काम भी करती हैं, वो चाहे हमारी और सरकार बाद हो। में पता चलता है कि आपके सहयोगी दल के ही विधायक वो पेपर बेचते हुए नहीं मिल तो जाते अब हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी पकड़ा जाएगा वो चाहे भी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, जांच भी होती है, उन चीज़ों को सुधारने का भी काम होता है। और रोज़गार की अगर बात करें तो रोज़गार मेले लगा करके उन पे लगातार सीटों को देने का काम ऐसे लगातार हमारी सरकार कर रही है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने दिया है। दूसरी चीज़ आज की डेट में मुद्रा लोन को आप देखो, जी। मुद्रा लोन के माध्यम से जो नौकरियां नहीं मिल रही, व्यवसाय में जो लोग आना चाहें, स्किल डेवलपमेंट का काम अगर आप देखो, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देखो, तो ये सारे रोजगार बढ़ाने के ही प्रयास हैं। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। आज का रेट है 1,02,000 रुपये। आज की डेट में अगर कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहे और 2-4 गोल्ड की चीज़ें देना चाहे तो इतना महंगा देखिए गोल्ड ये है। पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय और जो एक बदलाव आया है उसके कारण है। लेकिन डॉलर अगर भी बढ़ रहा है आपका। डॉलर नहीं बढ़ रहा है, डॉलर आज कितना है? 85 रुपया 85 रुपये 84 पैसा है शायद। 18 पैसे था कल, जी। 85 रुपया 18 पैसे कल था। और आप देखो आज से 3 साल पहले भी यही रेट था। ये भारत के रुपए की ताकत है। 85 रुपये 42 पैसे इस समय। आज 42 पैसे होगा, तो ये 85 के ही आसपास घूम रहा है। तो ये रुपए गोल्ड की क्यों बढ़ ताकत है रहा है कि फिर? पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में इस समय जैसे जो अमेरिका ने कुछ ऐसे निर्णय किए टैरिफ हैं, लगा दिए। टैरिफ लगाए हैं, कुछ ऐसे निर्णय किए हैं जिससे दुनिया के जो बड़े बड़े व्यवसायिक या ऐसे लोग हैं जो सेफ्टी चाहते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉलर में कोई बड़ा उछाल आ जाए, क्योंकि डॉलर एक ऐसी मुद्रा है जिसके द्वारा पूरी दुनिया का 70% व्यापार उस डॉलर से ही होता है, अमेरिकन डॉलर से। तो उस कारण लोग अपनी सेफ्टी के लिए गोल्ड इस समय खरीद रहे हैं, इसके कारण ये भाव बढ़ा। सेफ्टी के लिए लेकिन गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन जो शादियां आ रही हैं सरकार इसको कंट्रोल करे ना। नहीं, जैसे अगर देखो, कंट्रोल नहीं सरकार हो तो इसको कैसे कंट्रोल आप नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जी। होता है। इसको सरकार
कंट्रोल, ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है उसके हिसाब से गोल्ड का तय होता है। हम्म। इसमें सरकार इस पे कोई कंट्रोल गोल्ड पर थोड़े ना है कि कंट्रोल लगा करके ये रेट कर देगी। तो ये आपको लग रहा है आने वाले समय में गोल्ड और बढ़ेगा कि कम होगा? देखिए, गोल्ड की को भाव बढ़ने के कारण आपको ये समझना होगा कि गोल्ड है क्या, हम्म। ये इस तरह से क्यों बढ़ता है। जी। भाई बाकी तो सारी धातुएं ही हैं, जी बिल्कुल, इसके आप बारे में गोल्ड डिटेल को दीजिए। महत्व क्यों देते हो? जी। गोल्ड को महत्व इसलिए देते हो क्योंकि ये आर्थिक रीढ़ है। लोग यूनिवर्सल गोल्ड है। को पहले सेव करते हैं, रिजर्व कोटे में रखते हैं, चाहे रिजर्व बैंक के हों, सेंट्रल बैंक के हों, या ऐसे बैंकें जो अपनी मुद्रा का संचालन करती हैं, वो सब लोग गोल्ड को एक सेव धातु के रूप में रखते हैं। उसके आधार पर बाजार तय होते हैं। तो वो मुद्रा का चलन और गोल्ड का ये साथ साथ चलते हैं। इसके कारण ये इंटरनेशनल लेवल के मार्केट की ही बात होती है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर 1 साल पहले कोई गोल्ड लेके ले लेता तो आज वो उसका पैसा डबल हो जाता है। हाँ, तो लोग तो कहते हैं कि दादी अगर नहीं मरती तो 4 लोग हो जाते। तो ये इसके लिए क्या कहा जाए, ये तो कुछ होता कुछ नहीं होता। अब ये तो हो सकता है भाई, जिन लोगों ने लिया होगा उनका डबल हो गया होगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं, अभी एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है ईडी का उपयोग जो है ज़्यादा करती है। कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलता है तो ईडी को उसके घर पे भेज देती है। ये लेकिन उनके खुद के नेता अगर कुछ करते तो उनके लिए ईडी कुछ भी नहीं है। आप ये है कि उनको किसी ने कोर्ट जाने से मना नहीं किया। वो वक्फ के लिए कोर्ट जा सकते हैं, 3 तलाक के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर बीजेपी का कोई नेता ऐसा है जिस पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? उनको किसने रोका है? और कोर्ट से उनको क्यों नहीं राहत मिलती है? भाई राहुल गांधी तो जमानत पर हैं, जमानत पर ही तो हैं, और कई मामलों पर जमानत पे हैं। नेशनल हेराल्ड की आप जिस तरह से घटना है आपको पता ही होगा कि किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी 38% के शेयर होल्डर यंग इंडिया में बन करके एजेएल की संपत्ति को कांग्रेस लोन देती है। वो लोन ये ले लेते हैं और ले करके सारी संपत्ति का किराया ले रहे हैं। 5,000 करोड़ की संपत्ति का किराया कितना होगा भाई? कनॉट प्लेस की बिल्डिंगें हों या भोपाल की, बम्बई की, उन बिल्डिंगों को आप देखें। और आप इनके वो जो प्रियंका वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका आपको पता है कि किस तरह का ईडी ने उनको क्यों बुलाया है? उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी और उस कंपनी का चेक दिया था जिसके खाते में 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया वो चेक नंबर उनके बैनामे में लिखा है। वो पैसा कभी निकाला नहीं गया। 7.5 करोड़ रुपया उसी ने दिया जिसने इनको ज़मीन बेची। वही भुगतान भी 7.5 करोड़ का कर रहा है, और उसके बाद वो ज़मीन 50 करोड़ की बेच दी जाती है। फिर उसमें जो है वो दूसरा उनको पैसा वापस कर दिया जाता है और बाकी पैसा वो ले लेते हैं। तो ईडी ना बुलाए। अच्छा, ये लालू जो यादव हैं, जी लालू यादव के क्या बिजनेस है? क्या है, कहाँ से बताइए। इतनी संपत्ति आ गई बताइए? जी। लालू यादव की तो स्थिति सब लोगों को मालूम है। अभी नए नए सब कुछ सामने है कि कैसे थे, उन्होंने कौन सा ऐसा व्यापार किया, कितनी संपत्ति अर्जित कर ली। अखिलेश यादव जी कहाँ से आ गई इतनी संपत्ति? कौन सी ऐसी चीज़ बुआई कर दी कि सोना चांदी पैदा हो गया? कितनी ज़मीन थी उनके और क्या व्यापार है उनके पास? तो ये सब कहने के लिए देखिए, कुछ भी कहें, ईडी राजनीतिक, अगर टोटल ईडी का आप देखेंगे तो जो ईडी ने जब्त किया है, जो केस किए हैं, 96% ईडी का जो इसका अपना उनको सज़ा दिलाने का रेट है वो 96% है। नहीं, जब चुनाव आता है तब विपक्ष कहता है ईडी बहुत जल्दी जो है एक्टिव हो जाती ईडी है। चुनाव के समय में चाहे नहीं। चाहे अब अरविंद ये अरविंद जो है, केजरीवाल जी हों, उनके ऊपर देखिए, ईडी का एक्शन तभी तो होता है जब ईडी, चुनाव आ जाता अच्छा, है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ किया नहीं है तो जमानत पर ही। लेकिन ये जमानत का भी इतना ढिढोरा पीटते हैं जैसे न्यायालय ने इनको बरी कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल जो हैं, ईडी का कोर्ट के बारे में तो खूब जानते हैं, कितने बार कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। तो ये सारे लोगों को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं कि ये कोई ना जानकार लोग हैं, इनको सब जानकारियां हैं। लेकिन ये अपने को बचाने के लिए, अपनी खाल, अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जिससे ईडी के बारे में भ्रम हो, सरकार के बारे में भ्रम हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम हो। इस तरह की स्थितियां ये उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर राजनेताओं को लें तो 90%
तो केस दूसरे लोगों के खिलाफ हैं, 10% ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, राजनीति। वो कहते हैं वॉशिंग मशीन उन्होंने रखी राहुल गांधी जी ने कहा इधर से बीजेपी का व्यक्ति तो कोई भी आता है इसमें साफ राहुल होके गांधी उधर जो है राहुल गांधी क्लियर तो होके निकल वॉशिंग जाता मशीन में भी जाएंगे तो भी साफ नहीं होंगे। मतलब ये क्या सच इतने है मतलब? इतने इतने उनके ऊपर आरोप हैं और इतनी बुरी तरह से उन्होंने इस देश को लूटा है, उनके लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने, तो वो कहीं से भी साफ नहीं हो सकते। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या था कांग्रेस जो की, आपने अपनी आंखों से देखा हो? देखिए कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार का अंतहीन है। वो फोर्स घोटाले से पहला तो जीप घोटाला का ही शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। जीप घोटाला एक हुआ था, आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है। इन्होंने पहले जीप खरीदी थी और उसमें से बहुत थोड़ी सी आई थी, थोड़ी में भी एक दो स्टार्ट हुई थी, बाकी को खींच के ले जाना पड़ा था गोदाम। जीप घोटाले से चालू हुआ और जाने कितने घोटाले होते होते बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे घोटालों की तो कहें तो एक तरह से जननी है कांग्रेस। अमित शाह जी के लिए आपकी क्या सोच मन बढ़? मैं यही कहूँगा कि एक समृद्ध राजनीतिज्ञ है, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में? उनके विषय में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। नहीं, एक शब्द में, क्योंकि यूपी के नहीं, हैं। तो बहुत ज़्यादा जानकारी मेरी है नहीं उनके विषय में। मायावती जी के बारे में? मायावती जी ठीक है, सम्मानित नेता हैं। मैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को तो मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूँ। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय देके हमें पॉडकास्ट दिया। और अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कहना चाहता हूँ? देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता से मेरा रोज़ ही संवाद होता है और ये संसदीय कार्यालय, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन था, हमारी पार्टी का दिशा निर्देश था, 2014 में 26 जून को मैंने खोला था, तब से ये लगातार चल रहा है। ऐसे ही संवाद होता रहता है, कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। जनता यहाँ की मुझे खूब जानती है, हम जनता को खूब जानते हैं और दोनों मिलजुल करके इस ज़िले के लिए, उनके लिए जो अच्छा हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। नमस्कार।